हेलो फ्रेंड्स, हम फंक्शनल एनालिसिस के कोर्स की आज नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, बनाक स्पेस और कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हर नॉन लीनियर स्पेस आपका मीट्रिक स्पेस बनता है, और मीट्रिक स्पेस की थ्योरी पढ़ते वक्त हम सारे के सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस और कंप्लीट स्पेस, इन सभी की डेफिनेशन वहाँ पर पढ़ के आते हैं। क्योंकि आपका जो नॉन लीनियर स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस बन चुका है, तो उन सभी डेफिनेशन को हम नॉन लीनियर स्पेस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। लेट एन बी ए नॉन लीनियर स्पेस with respect to this function no, then a sequence xn in n is said to be convergent to an element x naught belongs to n if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that whenever n greater than equal to n naught this implies norm of xn minus x naught लेस देन एप्सिलॉन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो ये आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन डिफाइन हुई है वो मीट्रिक स्पेस की हेल्प से डिफाइन हुई है। और जैसा कि हम वहाँ पर जो मीट्रिक स्पेस के अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, वहाँ पर हम डी ऑफ एक्स एन एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं। नॉन लीनियर स्पेस भी आपका मीट्रिक स्पेस होता है, तो इसी वजह से हम इस डेफिनेशन को नॉन लीनियर स्पेस के अंदर भी हम डिफाइन कर पा रहे हैं, और इसी चीज़ को हमने नॉर्म की सेंस में लिख दिया। और अगर आपकी सीक्वेंस एक्स एन सीक्वेंस अगर एक्स नोट को कन्वर्ट करती है, तो जो नोटेशन है जैसा कि हम रियल एनालिसिस के अंदर डिनोट करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नोट। बिल्कुल वही की एज इट इज वही की वही डेफिनेशन है जो कि हम मीट्रिक स्पेस के अंदर पढ़ के आते हैं। हम देख पा रहे हैं कि जैसा कि लीनियर अलजेब्रा और आपका जो मीट्रिक स्पेस है वो अब कैसे कंबाइन हो रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉची सीक्वेंस की। कॉची सीक्वेंस में जो कॉची वर्ड है वो फ्रेंच मैथमेटिशियन अगस्टिन लुइस कोसी के ऑनर में ये कॉची सीक्वेंस से में जो ये कोसी वर्ड आया है, इस सीक्वेंस के साथ कोसी वर्ड लिखा है, क्योंकि इस सीक्वेंस को फ्रेंच मैथमेटिशियन अगस्टिन लुइस कोसी ने ही डिफाइन किया था। तो जैसा कि कॉची सीक्वेंस की हम मीट्रिक स्पेस के अंदर डेफिनेशन पढ़ते हैं, बिल्कुल एज इट इज वही है। वहां पर हम डी ऑफ एक्स एन कोमा एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं, सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नोट सच दैट व्हेनेवर एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट implies xm minus xm norm लेस देन एप्सिलॉन। बिल्कुल वही की वही सारी की सारी डेफिनेशन जो मीट्रिक स्पेस में पढ़ते हैं वो एज इट इज हम डी को हम नॉर्म से रिप्लेस करते जा रहे हैं। और जैसा कि अगर आप कोई कॉची सीक्वेंस स्टडी करते हो तो उसके बाद जस्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या ये कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है। मीट्रिक स्पेस के अंदर कॉची सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम रियल एनालिसिस का कोर्स पढ़ते हैं जहां पर हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो रियल सेट ऑफ रियल नंबर है, उस केस में हम ये थ्योरम पढ़ते हैं कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है ये सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची। लेकिन जब आप जनरल मीट्रिक स्पेस पढ़ते हो तो उसमें आपकी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो मीट्रिक स्पेस में अगर आपकी कोई कॉची सीक्वेंस, अगर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है तो उस स्पेस को हम बोलते हैं कंप्लीट। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मैथमेटिशियन बनाक थे उन्होंने डेफिनेशन दी बनाक स्पेस की कि अगर किसी नॉन लीनियर स्पेस के अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करे स्पेस के पॉइंट को, तो हम उस स्पेस को हम बोलेंगे बनाक स्पेस। पहले जब मैथमेटिशियन बनाक ने इस स्पेस को डिफाइन किया तो पहले इस स्पेस को बी स्पेस बोला करते, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो मैथमेटिशियन बनाक के ही ओनर में इस स्पेस को बी स्पेस बोलने के बजाय बनाक स्पेस बोलना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। ये एग्जांपल हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी पढ़े हैं, लेकिन क्योंकि अलग अलग बुक में इन स्पेस को डिनोट करने की नोटेशन अलग अलग है, तो हम दोनों नोटेशन को जो बुक्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है उन दोनों नोटेशन को एक बार यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि नॉन लीनियर स्पेस के लिए आपके पास एक वेक्टर स्पेस होता है। मैंने वेक्टर स्पेस कंसीडर किया सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वेक्टर स्पेस भी हमने n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंसीडर कर दिया। ये n आपका शो करता है कि जब आप
आर एन का डायमेंशन आर के ऊपर फाइंड आउट करते हो तो ये एन होगा। सिमिलरली जब आप सी एन का डायमेंशन सी के ऊपर फाइंड आउट करोगे तो एन होगा। और अगर एक्स कोई एलिमेंट अगर आर एन से बिलोंग करता है तो एक्स अपने आप में एन टपल है। सिमिलरली वाई अगर आपका सी एन से बिलोंग करता है तो वाई अपने आप में एन टपल है। तो इस सेट के ऊपर दो नॉर्म डिफाइन की थी हमने। एक नॉर्म तो थी pth नॉर्म की जो आपका अगर आपको किसी एलिमेंट आर एन के या सी एन के किसी एलिमेंट की अगर आपको नॉर्म फाइंड आउट करनी हो तो हर एक कंपोनेंट की पावर मॉडुलस करके हमने पावर p की और ये सीरीज i फ्रॉम 1 to n सारे की पावर 1 by p। और इस स्पेस के ऊपर हमने एक और नॉर्म डिफाइन की जब कि अगर आप हर एक कंपोनेंट का मॉडुलस लेकर अगर उस सेट से अगर आप मैक्सिमम चूज कर लेते हो तो वो भी आपकी आर एन स्पेस के ऊपर नॉर्म फंक्शन बनता है। तो अब इन दो स्पेस की जो नोटेशन है, क्योंकि नोटेशन कई बार कंफ्यूज करती है, मैंने इसे पिछले वाले लेक्चर के अंदर आर एन की बजाय आर के इंक्लूड किया था। तो उस केस में मैंने आर के नोटेशन जो बताई थी वो एल के पी बताई थी। तो अब क्योंकि कई बुक्स में इस नोटेशन से इस मीट्रिक इस नॉर्म के विद रिस्पेक्ट टू इस स्पेस को इस नोटेशन से लिखते हैं, लेकिन कई स्टैंडर्ड्स बुक में इसको हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं कि जो आपका क्योंकि आर के हेड के ऊपर सिंबल यूज हुआ है तो यहां पर भी हम हेड के ऊपर ही सिंबल यूज करते हैं और जो नॉर्म यूज हुई है वो फुट के अंदर यूज करते हैं। तो एक नोटेशन ये है, बस चेंज आया है कि जो आपने टपल वाला और नॉर्म वाला नोटेशन है वो फुट पे लिखा है या हेड के ऊपर लिखा है। तो हम आगे से इस नोटेशन को ही यूज करेंगे कि जो हेड के ऊपर जो भी आपका सिंबल होगा वो शो करेगा कि किस डायमेंशन का वेक्टर स्पेस आपने कंसीडर किया है, और जो फुट के ऊपर जो सिंबल है वो शो करेगा कि आपने कौन सी नॉर्म यूज की है। जैसा कि आर एन आपका और सी एन इस इन्फिनिटी नॉर्म के विद रिस्पेक्ट टू भी आपका नॉर्म लीनियर स्पेस बनता है। तो इसकी जो नोटेशन है, क्योंकि इस केस में आपका जो स्पेस है वही है, उसके अंदर एन टपल ही है और जो नॉर्म है वो आपकी इन्फिनिटी नॉर्म है, तो इसकी नोटेशन हो जाएगी एल इन्फिनिटी एन। जैसा कि इस स्पेस के ऊपर हमने दो नॉर्म फंक्शन डिफाइन किए तो दोनों नॉर्म फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू जो मीट्रिक होगी वो अलग अलग होगी। एक और स्पेस को हम कंसीडर करते हैं स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। और जैसे कि पहले स्पेस के वेक्टर स्पेस हमने सारी की सारी सीक्वेंस वो कंसीडर की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं कि जब आप उन सीक्वेंस की हेल्प से ये सीरीज बनाओगे, ये सीरीज अगर आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो तो इस सेट वेक्टर स्पेस के ऊपर हमने जो नॉर्म फंक्शन डिफाइन किया है वो सिमिलरली जैसे यहाँ पर आपका n डायमेंशनल का केस था और सीक्वेंस अपने आप में इनफाइनाइट डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पर इस n को हमने इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दिया। काम सारा का सारा वही है, तो इसको हम डिनोट करेंगे क्योंकि अब हमारे पास वेक्टर स्पेस जो है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल का है। यहाँ पर इस स्पेस के अंदर कोई भी टपल नहीं है तो हम ऊपर सफिक्स कुछ भी यूज नहीं करेंगे, और जो नीचे है क्योंकि आपकी इस वेक्टर स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग जो नॉर्म है वो pth नॉर्म है, तो इसकी जो नोटेशन होगी वो आपकी होगी एलपी नोटेशन। और सिमिलरली जब अगर आप वेक्टर स्पेस के अंदर सारी की सारी बाउंडेड सीक्वेंस को कंसीडर करते हो, बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब कि अगर आप हर एक सीक्वेंस कि किसी भी टर्म का जो मॉडुलस है वो किसी नंबर से छोटा रहेगा तो उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। तो उस सेट के ऊपर भी जो फंक्शन जो नॉर्म बनता है ये काफी स्टैंडर्ड नॉर्म फंक्शन है कि आप सभी कंपोनेंट्स को एक सेट के अंदर मॉडुलस लेकर उस एक सेट के अंदर कंसीडर करते हो और सेट का सुप्रीमम लेते हो तो ये फंक्शन आपका वेल डिफाइंड बन जाता है और ये नॉर्म भी बन जाता है। तो बाउंडेड सीक्वेंस लेने का मतलब यही था कि इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाए। तो इस स्पेस की जो नोटेशन होगी वो होगी आपकी एल इन्फिनिटी, क्योंकि इसके अंदर भी वही हमने सारे की सारी सीक्वेंस कंसीडर की है तो कोई भी टप्पल नहीं है, तो जो इसकी नोटेशन बनी वो भी आपकी बनी एल इन्फिनिटी। आगे कुछ और एग्जाम्पल हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं बनाक स्पेस को देखते हुए। जैसे कि पहला जो स्पेस कंसीडर किया है CRAB, इस बात का मतलब है सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल AB जो कि आपको रियल वैल्यू देंगे। तो इस सेट की जो नोटेशन है वो स्टैंडर्ड नोटेशन आपकी CRAB। तो इस सेट के ऊपर भी हमने दो नॉर्म फंक्शन डिफाइन किए हैं। एक तो आपका जो pth नॉर्म कि आप हर एक फंक्शन का मॉडुलस लेकर p पावर करो फिर इंटीग्रेशन करो और सारे की पावर 1/p। तो ये इस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू आपका जो CRAB सेट है ये भी आपका नॉर्म लीनियर स्पेस बनता है। तो इसकी जो नोटेशन है यहाँ पर हमने नॉर्म को हेड के ऊपर लिखा है और क्योंकि आपका फंक्शन रियल वैल्यूड है तो इसको हमने फुट के अंदर लिखा है।
इन इसको तो आप वैसे भी समझ सकते हो, क्योंकि ये और एग्जांपल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिस्टिंक्ट एक क्वेश्चन एग्जांपल है, क्योंकि वहां पर हम स्केलर्स यूज कर रहे थे, यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो फंक्शंस हैं। और इस सेट के ऊपर जो एक और जो फंक्शन नॉर्म बनता है कि अगर आप फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, कि अगर आपको किसी फंक्शन की नॉर्म कैलकुलेट करनी हो इस इन्फिनिटी नॉर्म के विद रिस्पेक्ट टू, तो आप सेट बनाओ एफ ऑफ टी मॉडुलस, हर टी जो आपका है वो क्लोज इंटरवल ए बी का कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो इस सेट का जो मैक्सिमम होगा वो इस फंक्शन की नॉर्म होगी। और इस सेट का मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस भी है कॉम्पैक्ट डोमेन के ऊपर। जो आपका ये क्लोज इंटरवल है कॉम्पैक्ट है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन और प्लस कॉम्पैक्ट अगर डोमेन हो जाए तो फंक्शन के जो सुप्रीमम और इन्फिमम है वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से जो आपका ये मैक्सिमम है ये आपका वेल डिफाइंड है। और एक जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नॉन लीनियर स्पेस की थ्योरी को देखते हुए, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक स्पेस फंक्शनल एनालिसिस के अंदर कंबाइन होते हैं, तो उस क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के अंदर सारी की सारी मैट्रिसेस पढ़ते हैं, तो इस सेट के अंदर हमने सारे की सारी m क्रॉस n मैट्रिसेस कंसीडर कर ली। और तो ये आपका भी वेक्टर स्पेस बनता है, क्योंकि आप इसको चेक करके आते हैं वेक्टर स्पेस के अंदर सारी की सारी m क्रॉस n मैट्रिक्स का जो सेट बनेगा वो वेक्टर स्पेस बनेगा। तो इस सेट के ऊपर जो नॉर्म फंक्शन डिफाइन किया है वो ध्यान से सुनना। जैसे मैंने ये फर्स्ट रो कंसीडर की, इस फर्स्ट रो की हर एक एंट्री का मॉडुलस लेकर उन सभी का सम करके मैंने एक वैल्यू डिफाइन कर दी जिसका नाम रख दिया रो 1a। सिमिलरली सेकंड रो के हर एक एलिमेंट का मॉडुलस लेकर और सभी का सम करके जो एलिमेंट आया उसका नाम रख दिया हमने रो 2a। तो इसका मतलब हम हर रो के कोरिस्पोंडिंग रो 1, रो 2, रो 3 ये डिफाइन कर सकते हैं। तो जो आपकी ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इस बात का मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर m रोज हैं, तो आपके पास ये रो 1, रो 2 m नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो इस सेट का जो मैक्सिमम होगा वो इस मैट्रिक्स की नॉर्म होगी। तो ये फंक्शन भी आपका सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n के ऊपर नॉन लीनियर स्पेस बनता है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स को स्टडी किया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।